दोस्तों, पीटर दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों में से है जिन्होंने मंदी के टाइम पर भी सालाना 29% रिटर्न्स निकाल कर दिखाए हैं। ये वो शख्स भी है जिन्होंने कॉलेज की फीस से लेकर दुनिया घूमने तक का खर्च शेयर मार्केट से होने वाले प्रॉफिट से किया है। शेयर मार्केट की बदौलत ही उनकी नेट वर्थ $450 मिलियन यानी 39 अरब इंडियन रुपीस से भी ज्यादा की है। Lynch is near the top of anyone's list of great investors. In the 13 years he ran the Fidelity Magellan Fund, he racked up annual average returns of 29.2%. We begin with Peter Lynch. Time magazine has called him America's #1 money manager. During the 13 years he headed the Fidelity Magellan Fund. It was a top-ranked general equity mutual fund. His new book, Beating the Street. The one pioneered by the legendary Peter Lynch from Fidelity. He consistently trounced the market for over a decade by observing great ideas in the world around him, then researching them, and then buying them if they could stand the test. लेकिन पीटर के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। 1951 में जब वो सिर्फ 7 साल के थे तो उनके पिता को कैंसर से डायग्नोज किया गया। जब वो 10 के हुए तो उनके पिता दुनिया से चल बसे और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मदर पर आ गई और कोई इनकम न होने की वजह से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उनकी मां अंदर से टूट चुकी थी, फिर भी पीटर की परवरिश के लिए वो दो जॉब्स कर रही थी। अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर पीटर ने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो इतने पैसे कमाएंगे कि उनकी मां को इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पीटर इसी सोच के साथ काम ढूंढने शुरू कर दिए, पर 11 साल के बच्चे को कोई काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं था, सिवाय एक गोल्फ क्लब के, जिन्होंने पीटर को कैडी की नौकरी पर रख लिया। कैडी उसे कहते हैं जो गोल्फ प्लेयर्स का सामान ढोता है, बॉल को दूर से उठाकर लाता है और प्लेयर्स की सेवा में रहता है। पीटर अपनी मां को सपोर्ट करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। इन्हीं हालातों के पीछे पीटर को एक ऐसा अवसर मिलने वाला था जिसने पीटर की जिंदगी बदल डाली। पीटर के लक ने कुछ ऐसे काम किया कि जिस प्लेयर के लिए वो कैडी का काम करते थे वो मिस्टर जॉर्ज सलिवन थे, जो कि फाइडेलिटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे। आगे चलकर पीटर इसी कंपनी में मैनेजर बने। जॉर्ज पीटर की मेहनत और लगन से प्रभावित हुए और उनकी रिकमेंडेशन से पीटर को बॉस्टन कॉलेज ऑफ बिजनेस में एडमिशन मिल गया, जिसके बाद पीटर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MBA की डिग्री भी प्राप्त की। पीटर ने पढ़ाई में कुल जोर मेहनत करी और साथ में वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड भी चीजें सीखते रहते थे। शेयर्स के बारे में अच्छा खासा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद पीटर ने इन्वेस्ट करने का सोचा और वहीं से पीटर की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई। 1945 में शुरू हुई कंपनी फ्लाइंग टाइगर अमेरिका की पहली कार्गो एयरलाइन कंपनी थी। फ्लाइंग टाइगर्स ने 1961 में एरियल पैकेज डिलीवर करने का काम शुरू किया। इससे पहले कमर्शियल स्केल पर एरियल शिपिंग की सर्विस बहुत कम अवेलेबल और बहुत महंगी थी। पीटर ने रिसर्च में पाया कि ये कंपनी आगे काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है एवं पीटर एक बड़ी इमेज लेकर चल रहे थे। वो समझ गए थे कि न सिर्फ फ्लाइंग टाइगर बल्कि पूरी एरियल शिपिंग इंडस्ट्री ही एक्सप्लोर करने वाली है। पीटर ने अपनी लगभग सारी सेविंग्स फ्लाइंग टाइगर के शेयर्स खरीदने में लगा दी, लेकिन 3 साल तक शेयर पीटर के खरीद प्राइस यानी $7 से आगे नहीं बढ़ा और तभी वो हुआ जिसका पीटर को अंदाजा नहीं था। The United States is therefore prepared to take all necessary steps, including the use of armed forces, to assist any member of the Southeast Asia Collective Treaty in defense of वियना वॉर के कारण पीटर के स्टॉक्स पर सीधा असर हुआ। स्टॉक्स के प्राइस बढ़ गए और पीटर की $1250 की इन्वेस्टमेंट 1965 में $6000 से भी ज्यादा की हो गई, जिसमें से ही फिर पीटर ने अपनी कॉलेज की फीस भी भरी। पीटर की शेयर्स के लिए भूख बढ़ती जा रही थी। पीटर स्टडी के साथ फ्री टाइम को शेयर्स की रिसर्च में लगाते थे। वो जानते थे कि शेयर्स में हाथ आजमाने की असली जगह शेयर मार्केट है। उनकी मास्टर्स खत्म होने को थी। पीटर फुल टाइम शेयर मार्केट में जाने के लिए उत्सुक थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वियना वॉर एक मिलिट्री ऑपरेशन से बढ़कर फुल ब्लोन वॉर में बदल गया था। देश को ज्यादा आर्मी चाहिए थी, इसके लिए वो नौजवानों को भर्ती कर रहे थे और पीटर उनमें से ही एक थे।
आर्मी में भर्ती होने के बाद उनको साउथ कोरिया भेज दिया गया। जंग के मैदान में दुश्मनों के अलावा उनका एक निशाना अब और भी था। A 10-bagger is a stock in which you've made 10 times your money. I suspect this technical term has been borrowed from baseball, which goes up to a 4-bagger or a home run. In my business, a 4-bagger is nice, but a 10-bagger is a whole lot better. और शायद लिंच ने अपना निशाना ढूंढ भी लिया था। कंपनी को ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत थी। शुगर को बनाने के दो स्रोत हैं, शुगर केन जानी गन्ना और शुगर बीट्स जानी चुकंदर। मैन शुगर इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कमाल का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने देखा कि एक ही खेत में आलू के बाद शुगर बीट्स की खेती भी की जा सकती है। अगर पोटैटो फार्मर्स आलू के बाद शुगर बीट्स को हार्वेस्ट करें, जिसको खरीद कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकेगी, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। पीटर को पता था कि ये बात बहुत कम इन्वेस्टर्स जानते हैं और ये एक 10-bagger सिचुएशन है। पीटर ने साउथ कोरिया से अपने ब्रोकर को कॉल किया और जितने हो सके शेयर्स खरीदने को कहा। पीटर ने सोचा कि जब तक वो घर वापस आएंगे उनके रिटर्न्स बहुत बढ़ चुके होंगे, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। शेयर्स डूब गए और मेन शुगर इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो गई। कंपनी फार्मर्स को फुल कैपेसिटी तक शुगर बीट्स की खेती करने के लिए मना ही नहीं सकी थी। पीटर बुरी तरह फेल हो गए थे। लेकिन इसके बाद लिंच ने बहुत अहम सबक सीखा। एक तरफा रिसर्च के बेस पर कभी शेयर्स ना खरीदने का और स्टॉक पिक करने से पहले हमेशा ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन अब पीटर स्टॉक्स के और भी करीब रहना चाहते थे। एक बार फिर जॉर्ज की रिकमेंडेशन से पीटर को फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट की जॉब मिल गई। तब म्यूचुअल फंड्स इतने कॉमन नहीं थे और सिर्फ कुछ फैमिलीज तक सीमित होते थे। फाइडेलिटी कंपनी के मालिक एडवर्ड जॉनसन एक बेहतरीन सेल्समैन थे। उन्होंने पहली बार म्यूचुअल फंड को ही अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचने की सोची, जिसको आम लोग खरीद सके। वो म्यूचुअल फंड्स को गैम्बल से बढ़कर एक जेन्युइन एसेट बनाना चाहते थे, जिसमें नॉर्मल पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सके और अच्छे रिटर्न्स ले सके। जॉनसन ने इस आइडिया को रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल करने के लिए दो बहुत जरूरी स्टेप्स लिए। जॉनसन ने म्यूचुअल फंड्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। वो इसमें सफल भी रहे, लेकिन सक्सेस कम्स विद कंपटीशन। मार्केट में बहुत तेजी से नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे थे। बजाय क्लाइंट्स को अच्छे रिटर्न्स देने के, वो क्लिक बैट्स की नए सेल्स पर्सन हायर कर ट्रिक्स के साथ अपने फंड्स की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने में लगे थे। इसको ओवरकम करने के लिए जॉनसन ने दूसरा स्टेप लिया। गैरी मैथ्स में अच्छे थे, जिसका इस्तेमाल वो शॉर्ट टर्म स्टॉक पैटर्न्स को समझने के लिए करते थे, जिसे आज हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। उस समय टेक्निकल एनालिसिस को बहुत लोग यूज करते थे, इसीलिए टाई हमेशा प्रॉफिट्स निकालने में कामयाब रहते थे। लोगों के लिए प्रॉफिट मतलब टाई होता था। अचानक जॉनसन ने फैसला लिया कि फाइडेलिटी हमेशा एक निजी कंपनी रहेगी, जिसका अगला मालिक उनका बेटा होगा। इसी बीच टाई ने जॉब से इस्तीफा दे दिया। फाइडेलिटी ने जल्दी ही आधे क्लाइंट्स खो दिए। कंपनी के 1/3 एसेट्स खत्म हो गए थे। प्रॉफिट्स लगातार डाउन हो रहे थे। जॉनसन जानते थे कि अगर कंपनी को बचाना है तो किसी नए मैनेजर को लाना होगा, जो टाई से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। और वहाँ जो नाम सामने आया वो था पीटर लिंच। पीटर के लिए अपने आप को साबित करने का ये सबसे अच्छा मौका था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके 10-bagger वाले सपने को सच करने का भी। 1929 के रिसेशन में विलियम रोजनबर्ग के पिता का ग्रोसरी स्टोर भी बंद हो गया, जिसकी वजह से विलियम को 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ना पड़ा। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए विलियम ने डिलीवरी बॉय से लेकर आइसक्रीम बेचने तक बहुत सारे काम किए, एक हद तक अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर। रोजनबर्ग ने पहली दुकान ओपन केटल नेम से खोली, जिसका आगे चलकर नाम डंकिन डोनट्स रख दिया। तरह तरह की जॉब्स करते करते रोजनबर्ग सेल्स में ट्रेंड हो चुके थे। कुछ ही समय में डंकिन डोनट्स के स्टोर्स बढ़ते ही जा रहे थे और शेयर्स के प्राइस भी। Time to make the donuts. Dunkin' Donuts. Up to 52 varieties fresh day and night. Who else goes to that trouble? जिस पर लिंच की चील जैसी नजर थी। लिंच इसके शेयर्स खरीदते ही जा रहे थे। एक कॉफी और डोनट्स बेचने वाली कंपनी के शेयर्स को लोग मजाक में लेते थे, लेकिन पीटर ने इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर
अपना पैसा 15 गुना किया। I made money in Dunkin' Donuts. I can understand it. When there was recessions, I didn't have to worry about what was happening. I could go there and people were still there. I didn't have to worry about low-priced Korean imports. I mean, I just didn't have, I can understand it. And you laugh, I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. मतलब अगर तब आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 15,000 हो जाते। 10 लाख 1.5 करोड़, और अगर इन्वेस्टेड अमाउंट 10 करोड़ होती तो 150 करोड़। यही नहीं, पीटर की अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इन्फ्लेशन की वजह से जब पूरा अमेरिका मंदी से गुजर रहा था, 1977 में डाउ जोन्स ने -18% की गिरावट दर्ज की गई, वही पीटर के फंड ने उसी साल +20% के रिटर्न्स दिए। इससे वो यंगेस्ट एंड बेस्ट मनी मैनेजर के रूप में सामने आए। नेक्स्ट ईयर जब मार्केट ने +18% के रिटर्न्स दिए तो पीटर के फंड ने उसी साल +51% के रिजल्ट्स दिए। पीटर को लोग एक जीनियस की नजर से देख रहे थे जो बहुत जटिल स्ट्रैटेजीज के दम पर स्टॉक्स पिक करता है, लेकिन पीटर अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखते थे। उनकी सफलता का राज दरअसल उनकी स्टॉक पिकिंग में छुपा हुआ था। किसी भी स्टॉक को पिक करते समय सिर्फ पेपर्स पर डेटा पढ़ने की बजाय वो कंपनी के शोरूम में जाते, खुद प्रोडक्ट यूज करते, और अगर बाकी लोग भी कंपनी के प्रोडक्ट एंजॉय कर रहे हैं तो स्टॉक को बाय कर लेते, जैसा कि जे बाइंडलर एंड सन्स को पिक किया था। ये कंपनी सैंडविचेस बनाती थी। कंपनी सिर्फ गर्म किए ब्रेड सब्जियों से बढ़कर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही थी। इनके मील्स मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल भी थे। बाकी के कस्टमर्स की तरह पीटर भी इनके सैंडविचेस के दीवाने थे। 1986 में जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो लिंच शेयर्स खरीदने वाले शुरुआती लोगों में से थे। मार्केट से फंड रेज कर कंपनी पूरे देश में नए स्टोर्स ओपन कर रही थी। लिंच इसे लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि नए स्टोर सक्सेसफुल होते ही शेयर्स के प्राइस आसमान छुएंगे, जिससे जबरदस्त प्रॉफिट होगा। I gradually unloaded my shares at losses ranging from 50 to 95%. The lesson here is if the prototype is in Texas, hold off buying until the company shows it can make money in Illinois. Does the idea work in some other place? That's the question I forgot to ask builders. लिंच एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर गए थे। कंपनी सक्सेसफुल हुई क्योंकि वो लोकल थी और लोकल कस्टमर्स की नीड्स को अच्छे से समझती थी। वहाँ कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन जब कंपनी ने नई नई जगह स्टोर्स ओपन किए तो वो वहीं के लोकल स्टोर से कम्पीट नहीं कर पाए। कंपनी बढ़े लॉस में चली गई, शेयर्स डूब गए। पीटर एक बार फिर हार गए। ये नुकसान बहुत बड़ा था और इससे मिला सबक भी, जिसको पीटर ने हमेशा के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल कर लिया। अब पीटर स्टॉक में मेनली 3 चीजें देखने लगे: ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विस, दूसरी स्केलेबिलिटी, और तीसरा जिन स्टॉक्स के बारे में अभी बहुत लोगों को ना पता हो। उसके बाद पीटर एक के बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट्स निकालते जा रहे। 1989 में मैजेलन was most famous mutual fund in the world, जिसके पास $17 बिलियन के एसेट्स थे। पीटर इस कदर मशहूर हो गए थे कि मैजेलन की पेरेंट कंपनी फाइडेलिटी को लोग पीटर के नाम से ही जानते थे। लोगों के लिए फाइडेलिटी मतलब पीटर और पीटर मतलब फाइडेलिटी था। अपने कैरियर के चरम पर पीटर ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, सिवाय पीटर के। Said, and I've been managing all this money. I'm going to quit. Yep, that's right. And you went to do what? Well, actually, I wanted to spend more time with my wife and my children. Right. I was leaving for work at 6 in the morning. I was getting home at 7 o'clock at night, 6 days a week. This was in Boston? Yeah, traveling 14 days a month. It was just too much. So I said, I said, that's it. I can't take it. And fortunately, I had made enough money to say I could give up the job. So I didn't have to give up the family or the outside activities. पीटर के पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे सिवाय फैमिली टाइम के। लिंच ने महसूस किया कि आप पैसे से सब खरीद सकते हो पर टाइम नहीं। पीटर हमेशा से हार्ड वर्किंग रहे थे और वो शेयर्स में इतने डूबे रहते थे कि वो अपने बच्चों को बचपन में ज्यादा टाइम नहीं दे पाए थे। अब वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे और शान से एक महान मनी मैनेजर के तौर पर एक ग्रेट नेटवर्क के साथ रिटायर हो गए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द मिलते हैं एक और वैल्यूएबल वीडियो में।